Bismillahirrahmanirrahim. I formally welcome all the participants. हम ऐसे ऐसे शुरू करते हैं। उम्मीद है सबने जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने प्री टेस्ट कर लिया होगा। जी थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड जो मॉड्यूल है, जैसे मैंने बताया था हमारे 6 मॉड्यूल्स हैं। जो जो पार्टिसिपेंट्स जो जो सा करते जाएंगे हम उनको अगले मोड उसमें शिफ्ट कर लेंगे, और अगला मॉड्यूल वो उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो पार्टिसिपेंट्स किसी ना किसी वजह से मिस कर लेंगे उनको हम पीछे, जैसे आप एक और ग्रुप में थे तो उस ग्रुप से आपको एक अलग ग्रुप में इस मॉड्यूल के लिए शिफ्ट कर लिया गया, और बाकी जो मेंबर्स वहाँ हैं उनके लिए हमने मंडे वाले दिन दोबारा उस ग्रुप में अनाउंस किया है कि वो पहला मॉड्यूल लें। तो बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता, बाज़ दफ़ा कोई ना कोई मसरूफियात और गुनागुन जो है जिम्मेदारियां, उस वजह से पार्टिसिपेंट्स जो है वो अनअवेलेबल होते हैं। तो हमने इसको बड़ा ही फ्लेक्सिबल, और हम हर वक्त अवेलेबल हैं। हम बार बार अरेंज कर रहे हैं सेशंस, ताकि सीक्वेंस के साथ ये नहीं कि बगैर अटेंड किए जो है आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगली जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसका पिछली के साथ एक तल्लक होता है। तो सो आज हम डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज पे बात करेंगे। पिछले वाले मॉड्यूल में हमने डायबिटीज को जानने की कोशिश की कि इसकी जो कि पाकिस्तान नंबर 1 पे है, इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है और इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में, और उस वजह से सफरिंग है, इकोनॉमिक बर्डन है, और हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। फिर हमने जानने की कोशिश की कि इसमें ये होती कैसे, किस ऑर्गन की वजह से है। तो पता चला कि ये पेंक्रियाज, लबलबा, वहाँ कोई प्रॉब्लम है, वहाँ बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं, उनमें प्रॉब्लम आता है। और इंसुलिन जो है वो एक चाबी का काम करती है, सेल के ऊपर अपने रिसेप्टर पे जाके वो चाबी अनलॉक करती है ग्लूकोज के चैनल को। तो ग्लूकोज शुगर के सेल के अंदर जा सकती है और वहां जाके वो बर्न होती है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो फिर जो है वो बॉडी को अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज और लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो वहां से मिलती है। तो आज हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं सेकंड मॉड्यूल पे, कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। जी, आपका जो प्री टेस्ट था उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस थे ये रिस्क फैक्टर्स को लेके। तो यहाँ उनके आंसर भी मौजूद हैं, क्योंकि पोस्ट टेस्ट में भी फिर वही क्वेश्चंस होंगे कि अगर आपकी एज जो है वो 40+ है, तो अब हम बात जो है वो जो कि पिछले वाले मॉड्यूल में हमने टाइप्स पे भी बात की थी, टाइप 1, 2 और फिर जेस्टेशनल डायबिटीज और फिर सेकेंडरी डायबिटीज, कुछ और किस्में थी। तो 90% जो है वो टाइप 2 है। तो मोस्टली जब हम बात करेंगे तो वो ज़्यादातर जो कोई ज़्यादा पॉपुलेशन जिस कैटेगरी की होगी उसी की बात होगी। तो अगर एज 40 से अबव हो तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीजिंग एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। नंबर 2 पे इनएक्टिव लाइफस्टाइल, इसको हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी बोलते हैं, कि जैसे ऑफिस में जॉब करना, बैठे रहना, तो ये इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। सो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। बल्कि अब ये कहा जाता है कि इनएक्टिविटी यानी हरकत ना करना, काम एक्सरसाइज ना करना, ये स्मोकिंग से ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए। यानी ये आपकी हार्ट की हेल्थ, ब्रेन हेल्थ वगैरह के लिए स्मोकिंग उतना नुकसान नहीं देती जितना इनएक्टिविटी। अगर आप इनएक्टिव हैं, अगर आप मोबाइल नहीं हैं, अगर आप काम हरकत नहीं करते और ज्यादा टाइम बैठे रहते हैं, तो ये उससे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगा कि मुझे अभी बताया गया कि वॉइस क्वालिटी के हवाले से शायद इश्यूज आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये हमारी तरफ से हैं, क्योंकि हमारे
हेडसेट और इंटरनेट फिलहाल स्टेबल है। तो सो प्लीज़ एवरीबॉडी चेक ऑन देयर साइड। और मुझे थोड़ा सा मैसेज टेक्स्ट करके या वॉइस अनम्यूट करके वॉइस करके बताइए। उसामा साहब के अलावा कोई और बताएं, उन्होंने तो पहले भी 2 दफ़ा फीडबैक दिया है कि उनको वॉइस ठीक आ रही है। मुझे कोई और मेंबर्स जो हैं वो बताएं कि आवाज़ जो है वो, मुनीब आप, मिस मुनीब आप हैं यहाँ पे, आप बताइए काइंडली, आवाज़ ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप अच्छा, ठीक है? आवाज से पहले कट कट के आ रहे थे। ओके, थैंक यू। ठीक है। जी, हम बात कर रहे थे इनएक्टिव लाइफस्टाइल की। मैं दोबारा इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि इनएक्टिविटी यानी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादा हरकत ना करना, मूवमेंट ना करना, वर्जिश सैर वगैरह ना करना। ज़्यादातर जो ऑफिस में जॉब करने वाले लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सो उनको स्पेशली एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए प्लान बनाना चाहिए कि वो 24 आवर में कुछ टाइम जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो इनएक्टिविटी यानी ज्यादा मूवमेंट ना करना, हरकत ना करना, वर्जिश ना करना, ये स्मोकिंग से बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। यानी हार्ट अटैक के लिए स्मोकिंग उतना नुकसानदेह नहीं जितना इनएक्टिविटी, आपका हरकत ना करना, बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो इसको लाइटली ना लिया जाए। वर्जिश की बहुत अहमियत है, एक्टिव लाइफस्टाइल की बहुत अहमियत है। हाई ब्लड प्रेशर, ये भी आपके वहाँ प्री टेस्ट में क्वेश्चन था कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये भी इंक्रीज करता है रिस्क टाइप 2 डायबिटीज होने का। इसी तरीके से जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर किसी फीमेल को किसी प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज पास्ट में हुई थी तो उनका लेटर ऑन लाइफ के अंदर टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ये भी प्री उसका क्वेश्चन का हिस्सा था एक। फिर इन इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, अगर आपकी ग्लूकोज का टेस्ट जो है वो आपका थोड़ा सा खराब आना शुरू हो गया है तो भी आप रिस्क आपका इंक्रीज हो जाता है। एबनॉर्मल ब्लड लिपिड्स, आपके कोलेस्ट्रॉल अगर बैड हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल रहता है तो भी इंक्रीज होता है शुगर का टेस्ट। बीएमआई अगर आपका 23 है या इससे ज्यादा है तो भी, ये बीएमआई एक्चुअली बॉडी मैस इंडेक्स होता है, आपकी बॉडी के ऊपर कितना मैस है, टोटल जो है वो आपकी बॉडी मैस कितना है। तो ये वेट और हाइट को कैलकुलेट, एक फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया जाता है। और जितने आपका जिसामत बड़ी है, यानी ये कितनी जिसामत है उसका ये एक पैमाना है। तो अगर 23 से ज्यादा है तो फिर आप में शुगर हो टाइप 2 होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, फोर फादर्स में से किसी को डायबिटीज रही है तो भी आपका डायबिटीज होने का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जी, यहाँ पे हम देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के अलग अलग किस तरीके से रिस्क फैक्टर्स की ही बात हो रही है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में ओबेसिटी भी रिस्क फैक्टर है। साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनको हम आगे जाके देखते हैं। अगर कुछ साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको नजर आते हैं बॉडी पे तो भी उसका मतलब है कि वो रिस्क पे है। एज मोर देन 50 अगर हो गई है, जैसे पिछली उसमें स्लाइड में 40 से ऊपर ही बढ़ जाता है। और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, वही बात दोबारा इधर टाइप 1 के लिए बीएमआई का कोई रोल नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस देखिए। बी जो टाइप 1 वाले ये होते ही स्लिम स्मार्ट, और ये अक्सर छोटी एज में हो जाती है, ठीक है, यंग बच्चों में। और इसमें रैपिड वेट लॉस होता है। फिर डी के एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है, ये टाइप 1 वालों में ज्यादा होती है। इसमें अक्सर बच्चे बेहोशी की हालत में लाए जाते हैं। तो ये टाइप 1 का एक खासा है। टाइप 2 में भी होती है कम, लेकिन टाइप 1 वालों को ज्यादा। चिल्ड्रन जिनकी एज 6 मंथ से ज्यादा है, और एडोलिसेंट्स और यंग एडल्ट्स 6 मंथ से ऊपर के, जो क्योंकि 6 मंथ से नीचे वालों को भी होती है, हमने पिछले पहले मॉड्यूल में पढ़ा था, उनको उसको नियोनेटल डायबिटीज बोलते हैं, छोटे बच्चों की। तो 6 मंथ के बाद टाइप 1 हो सकती है, किसी को होनी है तो। एडोलिसेंट्स जो यंग बच्चे हैं, और यंग फिर एडल्ट्स 20 साल से ऊपर के नौजवान, उनको भी टाइप 1 हो सकती है। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज,
अगर उस नौजवान या बच्चे को, यंग को, खुद को कोई ऑटोइम्यून डिजीज है या उसकी फैमिली में पेरेंट्स में से किसी को ऑटोइम्यून डिजीज होगी। ऑटोइम्यून डिजीजेस वो ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का खुद ही अपनी ही बॉडी के टिश्यूज मुख्तलिफ सिस्टम्स पे अटैक करता है। क्योंकि टाइप 1 जो है ये खुद भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, हमने पिछली मॉड्यूल में बात की थी। सीलियक डिजीज होती है, जिन बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसी तरीके से रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की एक खास किस्म है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वो ऑटोइम्यून डिजीज है। इसी तरीके से एक और एसएलई होती है, सिस्टेमिक लुपस अरिथमेटोसिस, एसएलई, वो एक और इस तरह की और कई ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं जो अगर फैमिली में या इंडिविजुअल में मौजूद हों तो उनको टाइप 1 होने, क्योंकि उनका अपने इम्यून सिस्टम ने उनकी बॉडी पे अटैक किया हुआ है किसी एक खास सिस्टम पे, तो वो किसी और पे भी अटैक कर सकता है, उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ हुआ है। तो ये 1 और 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। यहाँ पे ये हम देखते हैं कि रिस्क हम असेसमेंट कर सकते हैं किसी की भी। ये एक स्कोरिंग चार्ट है कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स हैं, स्कोर्स हैं, और इसको फ्रीक्वेंटली हम लोग भी अपने कैंप्स में, लार्ज पॉपुलेशंस में, और अगर हमारे पास एक डायबिटिक पेशेंट आता है और उसके साथ उसकी फैमिली का कोई मेंबर है तो हम उनका भी ये भर सकते हैं। तो ये बड़ा यूजफुल एक टूल है, सिंपल सा, कोई भी इसको यूज कर सकता है। हम इसको यूनिवर्सिटीज में जाके यूज कर सकते हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पे, और अदरवाइज जनरल पॉपुलेशन पे भी जिनको बेशक अभी डायबिटीज नहीं है, उनमें इसका रिस्क असेसमेंट के लिए, कि जैसे हमने कहा था कि अगर एज आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपका रिस्क ज्यादा है। तो अगर एज आपकी लेस देन 35 है तो जीरो रिस्क, अगर 35 to 45 के बीच है तो स्कोर 1 होगा, 45 to 55 2, और मोर देन 55 है तो रिस्क स्कोर 3 होगा। जेंडर, ये भी आपका प्री टेस्ट में क्वेश्चन था कि मेल और फीमेल में किसको रिस्क ज्यादा है, तो मेल को ज्यादा रिस्क है। ठीक है, मेल का 0.1 है और फीमेल का 0। वेस्ट सरकमफ्रेंस है फीमेल के लिए लेस देन 80 और मेल के लिए लेस देन 90 नॉर्मल है, इनका 0.0 देंगे। और अगर फीमेल में 80 से ज्यादा है वेस्ट और मेल में 90 से, तो स्कोर 1 आएगा। जैसे ये फीमेल के लिए, जैसे अगर किसी फीमेल को पहले जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री पॉजिटिव है तो स्कोर 1 होगा, और अगर नहीं है, पहले नहीं कभी हुई, तो 0। फैमिली हिस्ट्री का भी स्कोर 1 होगा पॉजिटिव होने का। ब्लड प्रेशर अगर रहता है, हाइपरटेंशन है, मेडिसिन लेते हैं, तो स्कोर 1 है। फिजिकल एक्टिविटी अगर वीक में 150 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, ये बनते हैं आप हफ्ते में 5 दिन डेली 30 मिनट वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और 2 दिन बेशक रेस्ट करें, तो ये 150 मिनट्स बन जाते हैं। अगर करते हैं तो फिर आपका 0 स्कोर देना है, और अगर नहीं करते तो 1 होगा। इसी तरीके से बीएमआई की कैटेगरीज हैं, तो लेस देन 23 पे 0 है, 23 से 25 तक 1, और 25 से 27 तक 2, मोर देन 27 3, स्कोर बढ़ जाएगा। तो अगर आपका ये स्कोरिंग करते हैं, आप भी आज ही अपनी ये स्कोरिंग करके देखिए, अगर आपका स्कोर 5 और 5 से अबव है तो आपका रिस्क ऑफ डायबिटीज इंक्रीज्ड है। सो आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करनी है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने मॉलेज से मिलना है, राब्ता करना है, उनसे पूछना है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के हवाले से, स्लीप के हवाले से, डाइट के हवाले से, कि आपका ये स्कोर नीचे आ जाए। डिक्रीज कर सकते हैं आप, कुछ चीजें आप नहीं चेंज कर सकते। अगर किसी फीमेल को पहले जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुकी थी, वो अब इस हिस्ट्री को तो नहीं बदल सकते, आपकी फैमिली में हिस्ट्री पॉजिटिव है, इसको तो नहीं आप चेंज कर सकते, वो तो स्कोर अगर 1 है तो 1 रहेगा। लेकिन आप उसके बाद अपनी वेस्ट तो आपके कंट्रोल में है, अपना ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में है, आपका जेंडर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी एज भी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहनी है, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, अपने बीएमआई को उसमें रख सकते हैं लिमिट के अंदर। तो ये चीजें जो आपके बस में है वो आप करके अपना स्कोर रिस्क जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज की जो सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, उसमें ऑलवेज टायर्ड, थका रहना, ये अलामत हो सकती है। यानी ये अगर यहाँ जो अलामत हैं, अगर ये अलामत मौजूद हैं, तो फिर आपको मॉलेज से रब्ता करना है और टेस्टिंग करवानी है, उसको कंफर्म करना है कि डायबिटीज है कि नहीं।
जख्म जो हैं वो देर से ठीक होते हैं। सडन वेट लॉस है, अचानक आपका 2-3 महीने के अंदर अंदर 8-10 kg वेट लूज हो गया है। फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है। और ब्लरी विजन, ये भी क्वेश्चन में था, आप धुंधला नजर आना बिल्कुल शुगर की एक वजह हो सकती है। सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी इक्वली। हमारे यहाँ अभी मेल्स भी खुली के पूरी तरह बात नहीं करते, तो फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है। और फीमेल जब लेडी डॉक्टर से बात करती हैं तो वहाँ भी जो लेडी डॉक्टर्स हैं, चूंकि उनको खुद की ट्रेनिंग नहीं होती, वो भी इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। सो जबकि जो सेक्सुअल हेल्थ है किसी भी इंडिविजुअल की, खा वो मेल है फीमेल है, वो किसी भी एज में है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। हम आगे जब जाएंगे अगले मॉड्यूल्स में आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से ये इतनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी सेक्सुअली फिट होना, आपकी फिजिकल हेल्थ का भी एक पैमाना है। ठीक है। इसी तरीके से ऑलवेज हंग्री, भूख लगेगी बार बार, उसकी रीजंस हैं, उस पर भी बात होगी, जो पेशेंट है वो अपने आप को भूखा महसूस करता है ज्यादा। थर्स्टी, जब आपको यूरिन ज्यादा आएगा, ग्लूकोज ज्यादा है, तो किडनी जो है वो ज्यादा ग्लूकोज को बाहर निकाल रहा है, उसके साथ पानी भी निकलेगा। ज्यादा यूरिनेशन हुई उसके नतीजे में जिसमें पानी की कमी होती है और प्यास लगेगी। फिर पाँव के अंदर सुन्न होना और कीड़ियां जलाना और इस तरह की सुइयां चुभना, इस तरह की जो है वो ये न्यूरोपैथी डेवलप हो रही होती है, उसकी अलामत होती हैं। फीमेल के अंदर वजाइनल इन्फेक्शंस कॉमनली बढ़ जाती हैं, ज़्यादा होने लग जाती हैं, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। ये देखिए, ये अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है। आपका वहाँ पे प्री टेस्ट में एक था कि अगर स्किन के ऊपर इस तरीके से ब्लैकनिंग, स्किन का हार्ड हो जाना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हॉलमार्क है। ये देखिए, और चूंकि टाइप 2 डायबिटीज की बुनियादी जो उसमें काज है वो है ही इंसुलिन रेजिस्टेंस, और डायबिटीज टाइप 2 होने से बहुत कई साल पहले हो चुकी होती है स्टार्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उसकी एक अलामत ये भी नजर आ सकती है, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। और स्किन टैग्स साथ में, ये भी कैंथोसिस नाइग्रिकेंस भी है और साथ में ये स्किन टैग्स नजर आएंगे। ये दोनों जो सिम्टम्स हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की सिम्टम्स हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो फिर टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। इन्वेस्टिगेशंस की तरफ चलते हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं जो डायबिटीज को कंफर्म कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर है, फिर रैंडम ब्लड शुगर है। फास्टिंग वो है जो 8 घंटे की फास्टिंग के साथ ब्लड टेस्ट किया जाए। रैंडम जो है वो आप खाने पीने के 2 से 2.5 घंटे बाद कर सकते हैं। जीटीटी है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के फिर टेस्ट करते हैं कि आपके लबलबे को चेक करने के लिए कि वो इस चैलेंज ग्लूकोज लोड को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। HbA1c है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1c से बोलते हैं। तो ये जैसे हमारा HB है हीमोग्लोबिन, ये उसी तरह की हीमोग्लोबिन ही है। एक हमारा जो हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल के अंदर, वो ऑक्सीजन को कैरी करने की उसमें एबिलिटी है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके सभी टिश्यूज तक, सेल्स तक लेके जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ग्लूकोज अटैच हो जाती है, तो ये हमें तकरीबन 70 डेज जो पीछे गुजरे हैं उनके बारे में बताती है कि उसका पैटर्न बॉडी में ग्लूकोज का क्या रहा है लेवल। तो जो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है उसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इस टेस्ट का नाम HbA1c है। और ये इसी तरीके से है जैसे आप बैंक के अंदर आपका अकाउंट खुला हुआ होता है और वहां पे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ पैसे रखवा दिए, फिर कुछ निकलवा लिए, कुछ उसमें डिपॉजिट कर दिए, कुछ फिर आपने विड्रॉ किए। आप फिर 6 महीने बाद या साल बाद अपनी एक बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं जाके, जिसमें आपकी सभी ट्रांजैक्शंस कब कब किस किस डेट को आपने कितनी कितनी रकम डिपॉजिट कराई और कितनी कितनी आपने विड्रॉ की, वो सारा जो डाटा आपके पास आती है स्टेटमेंट 6 माह की, वो बैंक स्टेटमेंट, उससे आपको एक अपनी सारा पता चल जाता है ट्रांजैक्शंस का। ये HbA1c जो टेस्ट है ये भी इसी तरीके से पिछले 2 से 2.5 माह जो हैं
2.5 मंथ्स का एवरेज शुगर की आपकी बॉडी का स्टेटस क्या था वो बताती है। तो हम इसको भी जैसे बैंक स्टेटमेंट है, ये उस तरह की एक स्टेटमेंट बोल देते हैं कि ये भी आपकी शुगर की स्टेटमेंट है पिछले 2 से 2.5 माह की। ये नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा टेस्ट है, सी पेप्टाइड लेवल्स। ये बेसिकली थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल 1 मिनट के लिए बता दूं कि ये अल्लाह ताला ने बड़ा ही ज़बरदस्त इंसान का निज़ाम बनाया हुआ है। वैसे तो हर चीज़ का निज़ाम अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त है। तो हम ये देखते हैं कि ये जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनता है पेंक्रियाज के अंदर, बीटा सेल के अंदर, उसके साथ एक सी चेन लगी होती है प्रोटीन की, उसको सी पेप्टाइड बोलते हैं। पेप्टाइड जितनी प्रोटीन है उनको पेप्टाइड बोलते हैं। तो उसके साथ ये सी सी चेन होती है। ये एक खास लेवल पे सी चेन उससे अलहदा हो जाती है जब वो फाइनल मेच्योर हो रहा होता है इंसुलिन का मॉलिक्यूल बीटा सेल के अंदर प्रोडक्शन के दौरान। तो सी का वैसे कोई और रोल नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए बनाई थी। काम तो इंसुलिन ने करना है, लेकिन ये उसके साथ एक सी चेन जुड़ी हुई होती है और एक सर्टेन लेवल पे उससे अलहदा हो जाती है, लेकिन ब्लड में मौजूद होती। तो इसको हम क्लिनिकली लैब टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमें इंसुलिन की एक्चुअली हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है। हम चेक टेस्ट उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसको उसकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी, उसको वो बहुत थोड़ी देर के अंदर ब्लड सैंपल जो है वो अगर घर से किसी जगह से मूव करा रहे हैं लैब तक, उसमें फर्क आ सकता है। तो वो आपको वेरिएशन आएगी रिजल्ट की। सी पेप्टाइड की जो है हाफ लाइफ ज्यादा है इंसुलिन से। और जबरदस्त बात जो है, इसलिए इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि ये उतने ही सी पेप्टाइड के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं जब जितने बॉडी में इंसुलिन के मॉलिक्यूल, हर इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल के साथ एक सी पेप्टाइड, सी मॉलिक्यूल पैदा होता है। सो ये हमें बहुत ही क्लियर कट बताता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन कितनी पैदा हो रही है। हम ये बीटा सेल की हेल्थ को चेक करने के लिए, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। चुगताई लैब जो है वहां पे ये 3800 का हो रहा है, आगा खान पे और शौकत खानम पे 5000 के करीब है इसके चार्जेस। तो ये बहुत कॉमनली नहीं करवाया जाता, सर्टन केसेस में हमें जरूरत जहाँ होती, डाउट वहाँ कराते हैं। तो ये हमें बताता है कि पर्सन के, पेशेंट के अपने बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन कितनी पैदा इस वक्त कर रहे हैं। यूजुअली हमने जब इंसुलिन पे शिफ्ट करना होता है और डिसीजन लेना होता है, उस वक्त हमें इसकी जरूरत होती। तो ये बहुत ज़बरदस्त वंडरफुल टेस्ट और एग्जैक्टली हमें बताता है कि उसकी अपनी इंसुलिन कितनी पैदा हो रही है। तो ये सी पेप्टाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस में और फिर आगे मैनेजमेंट के वाले से। यूरिन टेस्ट है, इसमें भी हम ग्लूकोज देख सकते हैं। एक वक्त होता था जब ये सोफिस्टिकेटेड टेस्ट ब्लड के और HbA1c और ये चीजें नहीं होती थी, तो सिर्फ यूरिन के अंदर ही एक स्टिक डाल के, डिप स्टिक टेस्ट करके, तो ग्लूकोज जो यूरिन में आ रही होती थी तो बता दिया जाता था कि शुगर है और कितनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट्स आई और दीगर टेस्ट आ गए। तो अब भी कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि शुगर में इतनी है और ब्लड में कौन सी इंपॉर्टेंट है। बाद दफा वो कहते हैं कि शुगर यूरिन में तो आ नहीं रही blood। तो इसके लिए ये क्लैरिटी जरूरी है कि अगर आपकी ब्लड में रेज्ड है तो ये ही काफ़ी है, और वो कितनी है मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि जो किडनीज हैं उनका एक थ्रेशोल्ड लेवल है। ग्लूकोज जब एक सर्टन लेवल से ऊपर जाएगी तो किडनी उसको फिल्टर आउट करना शुरू कर देता है। जबकि वो एक काफी ज्यादा लेवल है उसका, उस पे जाएगी तो वो, अगर आप यूरिन पे, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर आप यूरिन में देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप गफलत में रहें। आप किडनी अभी यूरिन में निकाल ही नहीं रहा, लेकिन ब्लड में उससे पहले मौजूद है, ज्यादा है शुगर। तो किडनी तो उसका एक खास लेवल उससे इंक्रीज करेगी। ब्लड में शुगर तो किडनी भी निकालना शुरू, फिर आप किडनी शुगर यूरिन में डिटेक्ट करेंगे तो पता चलेगा। सो ये स्टैंडर्ड नहीं, आपको ये हेल्प तो देता है लेकिन ब्लड में इससे पहले इंक्रीज हो जाती है। सो क्यों ना ब्लड को टेस्ट किया जाए। कहना ये है कि अगर आप RBS या फास्टिंग जो ब्लड में शुगर चेक करते हैं उसको और यूरिन को आपस में कंपैरिजन करना चाहें तो हमें ज्यादा जल्दी पता ब्लड वाली देगी कि इंक्रीज, और थोड़ी सी भी इंक्रीज होनी शुरू हुई तो ब्लड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किडनी जो यूरिन में आ रही है वो इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि किडनी का, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, कि एक सर्टन लेवल है, उससे ऊपर जानी शुरू होगी तो यूरिन में आनी चाहिए, फिर तब पता चलेगा। उस तो नहीं देर तक अगर आप इसी यूरिन के टेस्ट पे बैठे रहेंगे और ब्लड में ना देखें तो कितना डैमेज हो चुका होगा तब तक, और बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे। सो ये बेसिक टेस्ट हैं जो हमें हेल्प करते हैं डायग्नोज करने में, फिर मॉनिटरिंग में, और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज ऑनवर्ड जो हम उसको मैनेजमेंट करते हैं उसमें।
जी ये कुछ वैल्यूज हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर जो नॉर्मल पीपल हैं उनमें लेस देन 100 होनी चाहिए, और प्री डायबिटीज के लिए 101 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो है ये प्री डायबिटीज स्टेज है। और फिर इक्वल टू 126 के आपकी 126 या इससे ज्यादा है तो फिर फास्टिंग, तो फिर आपको डायबिटीज है। इसी तरीके से रैंडम ब्लड शुगर या ये जो 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये ग्लूकोज चैलेंज दिया जाता है, अप्लाया जाता है लैब के अंदर, उससे जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल अगर लेस देन 140 है, बेशक रैंडम है या 75 ग्राम ओजीटीटी, तो वो नॉर्मल है। अगर जो है वो 141 से 199 तक है तो फिर जो है प्री डायबिटिक हैं आप। और अगर वो मोर देन 200 आती है आफ्टर 2 आवर्स, तो फिर ये डायबिटीज डायग्नोसिस में कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से HbA1c की नॉर्मल वैल्यूज हैं लेस देन 5.7%। ठीक है, ये परसेंट में बताई जाती है, तो आप नॉर्मल हैं। और अगर इफ यू आर बिटवीन 5.7 टू 6.4%, तो परी डायबिटिक में हैं आप। और अगर मोर देन 6.5% है तो फिर डायबिटीज है। जी ये हमारी लास्ट स्लाइड है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको। ये हमें बताती है, सॉरी, कि ये देखिए ये कैटेगरी है डायबिटीज टाइप 2 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे है एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल कंडीशन। उसके बाद अ, जब इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, जिसमें प्री डायबिटीज जिसको हम स्टेज को बोलते हैं, ये वाली प्री डायबिटीज स्टेज है, एक बंदा नॉर्मल से प्री डायबिटीज में आ गया और वैल्यूज वो जो पिछली स्लाइड में दिखाई हैं अगर वो डी रेंज हो चुकी हुई हैं, यानी आपकी फास्टिंग जो है वो 101 से 125 तक आने लग गई है, आपकी रैंडम जो है 141 से 199 तक, और आपकी HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच आने लग गई है, तो आप प्री डायबिटिक हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एरो अगर आप नॉर्मल से ट्रेवल करके इस फेज में आ गए हैं, तो यहाँ खुशखबरी ये है कि यहाँ से ये एरो एक पीछे को भी जा रहा है कि ये रिवर्सेबल कंडीशन है, ये रिवर्सेबल है 100%। आप यहाँ से पीछे जा सकते हैं, आप यहाँ पे डॉक्टर के मशवरे से अगर कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है उसको कम करें, वेस्ट ज़्यादा है उस पर काम करें, एक्टिविटी नहीं है तो एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, इनटेक ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट्स का उसको डिक्रीज करें। तो यानी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करके आप नॉर्मल में जा सकते हैं अगर आप असल एक्चुअल डिजीज होने से पहली स्टेज पे हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। जहाँ यहाँ हम जो कुछ भी करेंगे एक्ट, वो क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है कि आपने डिजीज होने से बचाना है। ये हमारे लिए भी एक्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ये जो पॉपुलेशन है लोग हैं, उनके लिए भी क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन की कैटेगरी में आता है। अगर यहाँ पे एक्ट ना कर पाए और ये प्रोग्रेस करके टाइप 2 में पर्सन चला गया और उसके जो ये पैरामीटर्स हैं, उसकी फास्टिंग मोर देन 126 पे आने लग गई है, और उसकी रैंडम जो है आफ्टर 2 आवर्स पोस्ट मील मोर देन 200 रहने लग गई है, और उसकी HbA1c 6.5% से ऊपर रहने लग गई है, तो वो अब डायबिटिक हो गया है, उसको अभी डायबिटीज टाइप 2 डायग्नोज हुई है। और अगर ये न्यूली अभी रिसेंट डायग्नोज हुई है, तो यहाँ भी जो है खुशखबरी है टाइप 2 के लिए, कि यहाँ भी एरो पीछे को जा रहा है, यानी यहाँ से वापसी पिछली स्टेज पे मुमकिन है। रिवर्सल हम इसको बोलते हैं, टाइप 2 की रिवर्सल, रिवर्सल मुमकिन है। यहाँ भी अपने मॉलेज के मशवरे से जो है आपको मेडिकेशन कुछ लेनी होगी और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करनी होगी, और आप पिछली स्टेज पे जा सकते हैं। जब आपको डायग्नोसिस डिजीज हो जाए और उस पे आप जो मेजर्स लें और जो एक्शन करके काम करते हैं, उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। हम प्रिवेंशन इसलिए कहते हैं कि हम कुछ आगे जो होने जा रहा है उससे बचा रहे हैं। जब हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे थे हम डिजीज होने से बचा रहे थे, अब जब हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं तो हम अब इसको टाइप 2 के पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस में जाने से प्रिवेंट कर रहे हैं। इसलिए इनको प्रिवेंशन बोला गया है, हम उसको अगली स्टेज में जाने से
बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस को। अब यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? किसी भी डिजीज जब अर्ली डायग्नोज अभी डिजीज हुई ही है, न्यूली हुई है, अभी उसकी रीसेंट ऑनसेट है, वो ज्यादा पुरानी नहीं हुई, तो आप जो भी एक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलके करके सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, किसके लिए? कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए, कि आप कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं। ठीक है, तो यहां तक तो थी बताया कि दो खुशखबरियां, आप प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन की हद तक आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली टाइप 2 स्टेज पे जब डायग्नोज हो गई, सेकेंडरी प्रिवेंशन सक्सेसफुल ना रही, और आप प्रोग्रेस करके कॉम्प्लिकेशन में चले गए, कि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, जो कि हम हमारा एक पूरा एक मॉड्यूल है आगे कॉम्प्लिकेशंस का नेक्स्ट, उसमें हम हर हर कॉम्प्लिकेशन पे भी बात करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, बाज दफा ये होता है कि पेशेंट, एक तो ये वो पेशेंट हैं जो टाइप 2 के डायग्नोज्ड हैं और साल साल से दवाई खा रहे हैं, लेकिन उनकी डायबिटीज पूरली कंट्रोल्ड थी, तो वो प्रोग्रेस करके अब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी उनको, माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। उनमें क्या है? रेटिनोपैथी आंख के पर्दे की बीमारी, नेफ्रोपैथी गुर्दे की बीमारी, न्यूरोपैथी हमारी जो नर्व्स हैं असाब हैं उनकी बीमारी, इसी तरीके से कार्डियोवेस्कुलर और सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज, यानी फालिज का अटैक होना, दिल की बीमारी होना, अटैक होना। तो ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लग जाती हैं, हमने इनको होने से बचाना होता है। बाज दफा तो मैंने कहा कि कुछ पेशेंट्स जो हैं टाइप 2 के, वो डिजीज कंट्रोल ना रख सकने की वजह से एक साल, साल 8 10 15 साल के बाद वो कॉम्प्लिकेशंस उनको डेवलप हो जाती हैं। और बाज पेशेंट्स वो होते हैं कि उनको डायबिटीज का पता ही नहीं, वो मॉलेज के पास गए ही नहीं, ना कोई मेडिकेशन ली ना कुछ, क्योंकि उनको डायग्नोज ही नहीं हुई थी टाइप 2। वो आते ही कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म, जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने लगी, कोई नजर का मसला, कोई पाँव पे जख्म, सुन होना, या गुर्दे का अचानक मसला, वो मसला डीरेंज हुआ, तो अचानक टेस्टिंग शुरू की तो पता चला इनको तो शुगर है, पता नहीं कब से है, अब तो कॉम्प्लिकेशन फेज में है। तो ये बहुत ही निगलेक्टेड पॉपुलेशन होती है, वो जिनको पता ही उनकी बीमारी का कॉम्प्लिकेशंस में आके लगे कि ये शुगर तो पता नहीं कब से चल रही थी। सो हमें सबको ये जो हम कोर्सेज शुरू किए हैं कराने, ये इसका पर्पस ही ये है कि हम लोगों में भी अवेयरनेस दें, और हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनमें भी अवेयरनेस लाएं, कि हम इन कंडीशंस को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें। ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वहां पे हम जो आपको रिस्क असेसमेंट का परफॉर्मा दिखाया है उनको भरें लोगों में, और उसमें अवेयरनेस लाएं, और देखें कि अगर रिस्क ज्यादा है वहीं पे काम करना शुरू कर दें, नॉर्मल पे ही। ये इंतजार ना करें कि डिजीज हो जाए, इंतजार ना करें कि कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएं तो फिर हमने कोई एक्ट करना है। सो जब अब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी हैं, किडनी फेलियर की, आंखों की, नज़र की, और दूसरी न्यूरोपैथी की वगैरह वगैरह, पाँव के जख्म वगैरह की, तो यहाँ पे जो रोल आता है, यहाँ पे जो करना है, वो उसको टर्शरी प्रिवेंशन बोलते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन जो होती है वो बेसिकली किस क्या प्रिवेंट कर रहे हैं हम? डिसएबिलिटी एंड डेथ। हम उसमें डिसएबिलिटी और डेथ को, डिसएबिलिटी क्या है कि किडनी हमें रिमूव ना, डिस यानी फेलियर में चला गया तो किडनी अब या तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या डायलिसिस उससे पहले। और डिसेबिलिटी क्या है? एम्पुटेशन, फुट या लेग काटनी पड़ सकती है जान बचाने के लिए। अ, ठीक है, तो आंख का जाया हो जाना, अंधापन डिसेबिलिटी है। और इसी तरीके से डेथ, हार्ट अटैक हो गए डेथ ना हो जाए, और सेप्टिसीमिया से डेथ ना हो जाए। तो कॉम्प्लिकेशंस जब डेवलप हो जाती हैं उस वक्त वापसी नहीं है, फिर पिछली स्टेज पे नहीं आ सकते, ला सकते, ये आगे से आगे प्रोग्रेस होनी है। हम उस प्रोग्रेशन को फिर स्लो करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोग्रेशन को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कि वो जो कॉम्प्लिकेशंस का प्रोसेस शुरू हुआ हुआ उसको अरेस्ट किया जाए, उसको स्लो डाउन किया जाए, कि ताकि कुछ और मजीद टाइम पेशेंट को मिल जाए, कुछ और महीने साल मिल जाए। तो सो इसको टर्शरी प्रिवेंशन बोलते हैं, कि टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी एंड डेथ। सो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, और यहाँ पे हमारी आज की जो है ख़त्म होती है मॉड्यूल, आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपके इसके जो आज का हमने मॉड्यूल, आज हमने बात की है डायग्नोसिस के हवाले से, तो साइन सिम्टम्स थी और क्राइटेरिया था डायग्नोसिस का, और हमने प्रिवेंशन के लेवल देखे। इस पे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो
Please unmute yourself and ask the question. Thank you.